नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम डिस्ट्रिक्ट के घटना चक्र को स्टार्ट किए हैं और इसमें हम करंट अफेयर का अध्ययन कर रहे हैं जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है NIRF इंडिया रैंकिंग 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज का। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली के रूप रेखा तैयार करता है। दातव्य है कि इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग 2020 जारी किया। यह NIRF इंडिया रैंकिंग का 5वां संस्करण है। इसमें समग्र श्रेणी के तहत संस्थानों को रैंकिंग जारी की गई है। साथ ही विभिन्न विषयों जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, वास्तुकला तथा दंत चिकित्सक में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मापदंड के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूह पर किया गया है। जो 5 समूह हैं उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है जो शिक्षण, अधिगमन, संसाधन यानी टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा जो संसाधन है वो है अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास यानी रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। और नेक्स्ट जो है वो है स्नातक परिणाम यानी ग्रेजुएशन आउटकम। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पहुंच एवं समावेशता, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और 5वां जो है वो है बोध यानी परसेप्शन। इस सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। और वो जो उच्च शिक्षण संस्थान है वो कौन कौन से हैं देखिए। उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र सूची में 10 शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं। तो पहला देखिए, पहले स्थान पर कौन सा है? IIT मद्रास है ना। उसके बाद दूसरे स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। और तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली। और चौथे स्थान पर आपका है IIT बॉम्बे जो मुंबई में है। और 5वें स्थान पर IIT खड़गपुर। छठे स्थान पर है IIT कानपुर है ना। और 7वें स्थान पे IIT गुवाहाटी। 8वें स्थान पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और 9वें स्थान पे IIT रुड़की है। और 10वें स्थान पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। तो ये रहे 10 का लिस्ट है ना। आगे देखते हैं। NIRF की इस रैंकिंग के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान, पहला है IIT कानपुर और दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को मिला है। ठीक है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान प्राप्त है। इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम, द्वितीय स्थान क्रमशः IIT मद्रास और IIT दिल्ली को प्राप्त है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के श्रेणी में IIM अहमदाबाद को प्रथम और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ना। नेक्स्ट जो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि कानून की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दंत चिकित्सक की श्रेणी में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज
दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह प्रथम अवसर है जब इंडिया रैंकिंग में दंत चिकित्सक को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देख लेते हैं, जो हमारा योजना है वो है द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक डैशबोर्ड 2019 और 20। हाल ही में दूसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक बोर्ड डैशबोर्ड 2019-20 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग, ये हमें याद रखना है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र व ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के संयुक्त सहयोग से तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के SDG 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में उसकी प्रगतिशीलता को दर्शाती है। चूँकि विश्व वर्ष 2020 में SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने का अंतिम दशक में प्रवेश कर चुका है, अतः इस दशक को ठोस कदम वाला दशक घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट को SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 नाम दिया गया है। SDG 2.0 के 100 संकेतक SDG के 16 लक्ष्यों को आच्छादित करता है, जबकि लक्ष्य 17 को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इस लक्ष्य के लिए राष्ट्रीय संकेतक उपलब्ध नहीं थे। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। कुल 16 SDG लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रदर्शन को 0 से 100 तक पैमाने पर मापा गया है। यदि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को 100 अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका अर्थ है कि उस राज्य ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। SDG सेकेंड 2.0 में भारत को संयुक्त स्कोर 60 रहा, जबकि वर्ष 2018 के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में यह 57 था। इस सूचकांक में राज्य की संयुक्त रैंकिंग में केरल का प्रथम स्थान रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान रहा। तीन राज्य जो कि वर्ष 2018 की SDG में आकांक्षी श्रेणी में थे, इस वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अच्छा प्रदर्शन की श्रेणी में पहुंच गए हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और असम। इस बात को हमें याद रखना है। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक उन्नत करते हुए वर्ष 2018 की SDG रैंकिंग के 29वें स्थान से SDG सेकेंड में 23वां स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश ने 6 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। संघ राज्य क्षेत्र में चंडीगढ़ का प्रदर्शन 2018 के SDG सूचकांक की भांति SDG सेकेंड में भी अग्रणी की श्रेणी में रहा, जबकि पुडुचेरी ने दूसरे स्थान प्राप्त किया, यह भी अग्रणी के श्रेणी में रहा। ये जो हैं आपके आकांक्षी राज्य में कोई नहीं है ना। अच्छा प्रदर्शन में गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, हरियाणा है, नागालैंड है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, असम है, उत्तर प्रदेश है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है। ऐसे ही अग्रणी राज्य में आपका केरल है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, गोवा है, सिक्किम है और लक्ष्य प्राप्ति में कोई नहीं है। तो ये रहे आपके 16 जो SDG हैं उसके बारे में दिया गया है ना। तो ये मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको देख लेना आप लोग। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया है। इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। वर्ष 2019 और 20 का सूचकांक अपने क्रम में दूसरा है, इस बात को हमें याद रखना है कि दूसरा है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। इसमें शामिल है मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना और निगरानी और उपभोक्ता सशक्तिकरण, है ना। 7 जून 2020 को दूसरे खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर वेबिनार के माध्यम से राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जारी किया गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2019-20 के सूचकांक में देश के 36 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया और 100 अंकों में कुल प्राप्तांक के आधार पर शीर्ष 3 बड़े राज्य, पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। छोटे राज्यों में शीर्ष तीन राज्य जो हैं वो है, पहला स्थान पर गोवा, दूसरा मणिपुर और तीसरे में मेघालय। ऐसे ही संघ राज्य क्षेत्र में शीर्ष जो 3 हैं वो है कौन सा है, पहला चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली और तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप। इस वर्ष के सूचकांक में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाले राज्य या संघ राज्य क्षेत्र है वो है मिजोरम, झारखंड और लक्षद्वीप, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं तुलिप, है ना। तो ये क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 और 21 में आकांक्षी भारत यानी एस्पिरेशनल इंडिया थीम के अंतर्गत तुलिप की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। घोषणा के अनुसार सरकार एक कार्यक्रम प्रारंभ करने के प्रस्ताव करती है जिसमें देश भर के शहरी स्थानीय निकाय 1 वर्ष तक की अवधि के लिए नए इंजीनियरों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम द्वारा भारत जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त करने के साथ साथ आने वाले वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी कार्यशील आयु आबादी के रूप में अग्रसर होगा, है ना। इसमें फिर से देखते हैं क्या है। 4 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, आवासन एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से अपने तरह के द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसे बोलते हैं तुलिप, यानी कि तुलिप का फुल फॉर्म द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया, ठीक है। और इसमें कौन कौन थे इसे भी हमें याद रखना है। पहले तो केंद्रीय मानव विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल और दूसरे बार शहरी मामलों के राज्य मंत्री थे हरदीप सिंह पुरी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा AICTE जिसको बोलते हैं, है ना, वो तीनों मिलके इसका स्टार्ट किया तुलिप का, ठीक है। कार्यक्रम केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी का पहल हिस्सा है। कार्यक्रम के तहत देश के सभी शहरी स्थानीय निकाय एवं स्मार्ट सिटी के नए स्नातक को इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराया जाना है। वर्ष 2025 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप का लक्ष्य है, इसे याद रखना है। 2025 तक क्या है, 1 करोड़ इंटर्नशिप का लक्ष्य रखना है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए MOHUA तथा AICTE के मध्य ज्ञापन समझौते किए गए हैं और वो ज्ञापन समझौते क्या हैं, प्लेटफॉर्म के लिए तकनीकी सहायक AICTE और गैर तकनीकी सहायक MOU द्वारा प्रदान किया जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा इसके परिणाम स्वरूप किए गए लॉकडाउन के पथ विक्रेताओं अथवा रेहड़ी वाले की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है ना। उनकी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरुआत की गई। और स्वनिधि योजना क्या है देख लेते हैं आगे जी। 1 जून 2020 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई, जिसे पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जाना जाएगा। यह एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना है ना जी। इसे हमें याद रखना है कि क्या है यह पीएम स्वनिधि योजना क्या है, एक विशेष सूक्ष्म ऋण योजना है। इसके अंतर्गत क्या होगा, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कोविड-19 के चलते आरोपित लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात तथा पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार पुनः प्रारंभ करने के लिए किफ़ायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है जी। इस योजना के द्वारा लाभार्थियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं और एसएचजी बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का कार्यकाल मार्च 2022 तक निर्धारित किया गया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मार्च 2022 तक इस योजना का क्या होगा, कार्यकाल है। वो कार्यकाल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का है ना। आगे क्या है इसमें, पथ विक्रेताओं अपनी आजीविका के साधन को पुनः प्रारंभ करने के लिए अधिकतम 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जिसकी अदायगी 1 वर्ष में मासिक किस्त के माध्यम से करनी होगी। समय पर या समय से पहले अदायगी पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी छमाही आधार पर लाभार्थी को बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण माध्यम से जमा की जाएगी। समय से पूर्व ऋण चुकता करने पर कोई आर्थिक दंड नहीं लगेगा और डिजिटल लेन देन पर 100 रुपये प्रति माह की दर से नगद वापसी प्रोत्साहन मिलेगी। प्रथम ऋण के समय पर या समय से पूर्व अदायगी पर ऋण सीमा में वृद्धि का प्रावधान है। 29 जून 2020 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत पीएम स्वनिधि पोर्टल के बीटा संस्करण को लॉन्च किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय लघु उद्योग बैंक यानी सिडबी पीएम स्वनिधि योजना हेतु कार्यान्वयन साझेदारी है। शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता जो 24 मार्च 2020 या उससे पूर्व से फेरी लगा रहे हैं, वे इस योजना में शामिल किए जाने के पात्र हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत पीएम JAY। इसमें क्या है, इसको स्टडी करते हैं। यह योजना कब लाई गई? 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया था। यह विश्व में सबसे बड़ी पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के विजन को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई अनुशंसा के आधार पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। 21 मई 2020 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन
आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ उपचार प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला मंच के रूप में वेबिनार श्रृंखला आरोग्य धारा के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। आयुष्मान भारत योजना कोई एकल योजना न होकर निम्नलिखित 2 बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का संयोजन है। तो पहला है जो स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र। इसके अंतर्गत क्या है, यह आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 1.5 लाख स्वस्थ और आरोग्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, पहले पॉइंट के अंतर्गत ही देखते हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र गैर संचारी रोग और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख सुविधा उपलब्ध करेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा, आयुष्मान भारत योजना के तहत दूसरे कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है। इसके अंतर्गत गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर 10 करोड़ से अधिक परिवार यानी लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिवर्ष द्वितीय और तृतीय स्तरीय देखभाल हेतु अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। ABPMJAY के अंतर्गत वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना डाटा पर आधारित है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निवासरण 10.74 करोड़ गरीब, कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले तथा चिन्हित व्यावसायिक श्रेणियों वाले नागरिक श्रमिकों के परिवार को कवर किया जाएगा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना में परिवार के आकार और उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, किंतु बीमा कवर प्रति 5 लाख रुपए तक ही सीमित होगा। योजना में पात्र व्यक्ति सरकारी एवं निजी अस्पताल दोनों में से किसी में भी इलाज करवा सकता है। NHPM को लागू करने वाले राज्य के सभी सार्वजनिक अस्पतालों को योजना हेतु सूचीबद्ध माना जाएगा। इस योजना में केंद्र और राज्यों का योगदान जो है 60% और 40% का होगा। 3 पहाड़ी राज्य एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए योगदान केंद्र के लिए 19 और इन राज्यों के लिए 10% होगा। नेक्स्ट जो है हमारा योजना है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, मछली पकड़ने और मत्स्य पालन भोजन पोषण आय रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर 25 मिलियन से अधिक मछुआरों एवं मत्स्य किसानों को आजीविका प्रदान करती है तथा मूल्य श्रृंखला में इससे दोगुना यानी 5 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करती है। वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संपदा का कुल सकल मूल्यवर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है 2,12,915 करोड़ रुपए रहा। यह राशि राष्ट्रीय जीवीए का 1.24% तथा कृषि क्षेत्र के जीवीए का 7.28% है। अतः इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों की आय दोगुना करने की अभूतपूर्व क्षमता निहित है। 20 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री की बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। कब की गई? 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा का स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, मत्स्य क्षेत्र में
20,050 करोड़ रुपए की उच्चतम निवेश राशि से प्रारंभ की जाने वाली इस योजना का लक्ष्य संपोषणीय और उत्तरदायी विकास के द्वारा नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन लाना है। 20,050 करोड़ रुपए के कुल निवेश में से केंद्र सरकार का हिस्सा 9,407 करोड़ रुपए और राज्य सरकार का हिस्सा जो है 4,880 करोड़ रुपए तथा लाभार्थियों को योगदान 5,763 करोड़ रुपए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें PMMSY का कार्यान्वयन 5 वर्षीय अवधि यानी 2020-21 से 24-25 के दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। PMMSY के कार्यान्वयन को 2 प्रमुख घटक होंगे। पहला क्या होगा, केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और दूसरा क्या है, केंद्रीय प्रायोजन योजना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 1,720 करोड़ रुपए का परिव्यय केंद्र सरकार करेगी। इसके तहत संपूर्ण परियोजना खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि केंद्र प्रायोजित योजना का परिव्यय 18,330 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। PMMSY के तहत सभी उच्च मूल्य प्रजातियों की मछलियों को व्यावसायिक प्रोत्साहन देने के लिए ब्रूड बैंक का एक राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया जाएगा। मत्स्य प्रजातियों में आनुवंशिक सुधार, झींग का ब्रूड स्टॉक बनाने, ऑर्गेनिक मत्स्य पालन का संवर्धन करने तथा जल कृषि में आत्मनिर्भरता के लिए नाभिकीय ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। PMMSY का लक्ष्य मत्स्य उत्पादन को मौजूदा 2018-19 में था, ये कितना 137.58 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2024-25 तक इसे कितना करना है, 220 लाख मीट्रिक टन करना है। ठीक है। नेक्स्ट, अन्य प्रमुख लक्ष्य को शामिल जो किया गया वो है मत्स्य उत्पादन में लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखना है। कृषि जीवीए में मत्स्य क्षेत्र की जीवीए का योगदान 7.28% से बढ़ाकर 2024-25 तक 9% करना है। मौजूदा समय में मत्स्य क्षेत्र का उत्पादन 3 टन प्रति हेक्टेयर है, इसे 2024 और 25 तक बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना है। घरेलू मत्स्य उपभोक्ता को वर्तमान के 5 से 6 केजी प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 2024-25 तक 12 किग्रा प्रति व्यक्ति करना है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य पालक देश तथा चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक देश है। नेक्स्ट योजना देख लेते हैं। नेक्स्ट योजना है PMKSY के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी, है ना। वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर यानी SAMPADA को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में संपदा का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 2016 से 2020 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसका कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। 27 फरवरी 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की अध्यक्षता में अंतर मंत्री स्तरीय अनुमोदन समिति ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी।
इन सभी योजनाओं का विस्तार देश के लगभग 17 राज्यों में होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन अवसंरचना, मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण संकुल हेतु बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन, मानव संसाधन एवं संस्थान, पश्च एवं अग्र संपर्क का सृजन, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी ढांचों को विकसित करना है। यह योजना मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संचालित करने तथा लोगों तक उनकी पहुंच को आसान बनाने का कार्य करती है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में देश में खाद्य प्रसंस्करण $322 बिलियन था, जो वर्ष 2020 के अंत तक $543 बिलियन हो जाएगा। वर्ष 2020 के अंत तक खाद्य प्रसंस्करण बाजार की वृद्धि दर 14.6% हो जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होगी। तो यही समाप्त करते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।